हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पिछले 12 महीने में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपीस इक्विटी मार्केट्स में पंप कर दिए हैं, जो कि करीब करीब बनता है 60 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रिटेल मनी की वजह से मार्केट में उतना डैमेज नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। तो अब यह प्रश्न उठता है कि क्या रिटेल इसी तरीके से मार्केट में पैसा पंप करता रहेगा और क्या वो इतना पावरफुल हो गया है कि वापस से मार्केट को न्यू हाइज तक ले जा पाएगा, या कम से कम मार्केट को इसी लेवल पर संभाल के रख पाएगा। इस पे बात करने से पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि रिटेल ने मार्केट को कितना संभाला। और दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने एक डेटा आपके साथ पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और वो मैं दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं। तो इसमें हमने एक कंपैरिजन किया था कि 2021 से 2022 में कितने स्टॉक्स में एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया और कितने में रिटेल ने बढ़ाया और कितने ने म्यूचुअल फंड में बढ़ाया, और उनके स्टेक बढ़ाने के बाद उन स्टॉक के प्राइसेस कितने बढ़े। तो क्लियरली आप इस डेटा में देख सकते हैं कि रिटेल ने जहां जहां अपना स्टेक बढ़ाया, जितने स्टॉक्स में बढ़ाया, अगर उसकी एवरेज आप कि रिटर्न्स देखें एक साल में, तो एक्चुअली उसमें करीब 7% का लॉस देखने को मिला है। और रिटेल ने जिन जिन स्टॉक्स में सेलिंग की, अगर उसका एक साल का एवरेज रिटर्न देखें तो उसमें करीब 8.8% का गेन देखने को मिला। तो ये आपको पिक्चर ये बताती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जहां पर रिटेल का पैसा जाएगा वहां पर प्रॉफिट होगा। अब आइए मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स शेयर करता हूं जो कि रिटेल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लगभग हर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आपको ये स्टॉक्स मिलेंगे। और उन स्टॉक्स का क्या हाल है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो 2022 में, यानी कि इस साल, इसने करीब 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें, जो कि वंस अगेन रिटेल में काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स है, तो उसने इस साल करीब 8% का लॉस दिया है। वहीं अगर हम टाटा पावर्स की बात करें तो टाटा पावर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था पिछले साल तक, लेकिन अब इस साल में हमें उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और 2022 में अब उसका रिटर्न जो है फ्लैट हो गया है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पे चल रहा है। और वहीं अगर आप आईआरसीटीसी को देखें तो 2022 में उसने करीब 23% का लॉस दिया है। तो वंस अगेन आप देख सकते हैं कि वो स्टॉक्स जो कि रिटेल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें रिटेल का बहुत ज़्यादा पैसा गया है, तो उसमें जो है हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आइए दोस्तों, इस बारे में बात करते हैं कि रिटेल ने कितना मार्केट को संभाला या कितना चढ़ाया। तो इसके लिए हमने एक एनालिसिस किया एनएसई के स्टॉक्स में। तो दोस्तों, अगर आप एनएसई में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, अगर उसका टोटल काउंट आप लेंगे तो 1700 स्टॉक्स करीब करीब बनते हैं। तो हम ज़रा ये देखते हैं कि उसमें से कितने स्टॉक्स ने जो है इस साल बढ़त दिखाई और कितने ने गिरावट दिखाई। 221 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने करीब 7-8% से ज़्यादा का रिटर्न दिखाया। वहीं अगर आप देखिए तो करीब 1200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न नेगेटिव है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स 2022 में लॉस दे रहे हैं। और करीब 600 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके जो लॉसेस है 20% से ज़्यादा हैं। तो ये अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो असली कहानी आपको इंडेक्स स्टॉक्स के बाहर दिख रही है या इंडेक्स से बाहर दिखेगी, और यही कहानी आपको अपने पोर्टफोलियो में भी दिखेगी। तो ज़रूर आप इंडेक्स को देख के ये कह सकते हैं कि अरे अरे इंडेक्स तो इतना नहीं गिरा, काफ़ी संभाल लिया, लेकिन असली पिक्चर आपको इंडेक्स के बाहर दिखेगी। और ये जो इंडेक्स संभला हुआ आपको दिख रहा है, तो ये भी एफआईआईज की ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन इंडेक्स गिरने लगेगा पूरा बाजार धड़ाम हो जाएगा और वो एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे, और एग्जिट कर पाएंगे तो उन्हें काफ़ी लो प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। तो वो इस बात को समझते हैं कि रिटेल जो है तब तक खरीदता रहेगा जब तक कि उसको इंडेक्स संभला हुआ दिखेगा। जिस दिन उसे लगेगा कि इंडेक्स तो गिर रहा है, अरे इंडेक्स तो अब गिरेगा आगे, तो वो पैसा मार्केट से निकाल लेगा या फ्रेश फंड्स मार्केट में नहीं रहेगा। और इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं वीडियो में आगे भी आपके साथ कुछ डेटा
शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या रिटेल मार्केट में छोड़ रहा है या कितना पैसा मार्केट में पंप कर रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा मैंने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया था। तो अगर हम म्यूचुअल फंड का डेटा देखें, इक्विटी फंड्स का डेटा अगर आप देखें तो वहां पर क्या स्थिति है, तो वहां पर जो है रिटेल का जो इनफ्लो है वो कम हो रहा है। तो फरवरी में करीब 19,000 करोड़ का जो है इक्विटी फंड में रिटेल ने पैसा पंप किया म्यूचुअल फंड में, और वहीं जो है मार्च में बढ़ के वो 28,000 करोड़ तक बढ़ गया, और उसके बाद अप्रैल में वो घट के जो है 15,800 करोड़ के आसपास। तो अब देखिए फरवरी में 19,000 करोड़ था, मार्च में वो जबरदस्त उसमें उछाल आया, 28,000 करोड़ रुपीस का पैसा आया, और उसके बाद अप्रैल में वो घट के करीब 16,000 करोड़ हो गया। और ये जो मार्च में आपको एक शार्प प्राइस देखने को मिला 28,000 करोड़ का, वो क्यों दिखा? क्योंकि फरवरी के गिरावट के बाद मार्च में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, और एक बार मार्केट जो है दोबारा चढ़ के न्यू ऑल टाइम हाइस के पास पहुंच गया था। वहीं अगर सिप की बात करें तो सिप में भी हमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। अगर मार्च की बात करें तो करीब 12,200 करोड़ का इनफ्लो आया था सिप में, और अप्रैल में वो घट के 11,800 के आसपास चला गया। तो सिप जो है मोर और लेस जो है उसी लेवल पर कंटिन्यू कर रहा है। तो ये डेटा हमें बताता है कि रिटेल जो है ऊपर के लेवल पर ही ज्यादा खरीदारी करता है, और जब तक बाजार ऊपर जाता है उसका पैसा मार्केट में आता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि रिटेल अभी भी खरीद रहा है। हाँ, उसकी जो स्पीड है खरीदने की वो कम हुई है, अभी भी रिटेल का पैसा मार्केट में आ रहा है। तो अभी तो रिटेल का पैसा आ रहा है, लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा, उसका इनफ्लोज बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा 4 फैक्टर्स पे। और वो फैक्टर्स कौन से हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये मेरी एनालिसिस नहीं है, ये जेफरीज की एनालिसिस है, और उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में ये जो भी डेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शेयर किया है, और वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो पहला जो फैक्टर होगा कि उसके पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट दिखता है। तो जेफरीज ने 10 इयर्स के डेटा पे एक एनालिसिस किया और देखा कि रिटेल के पोर्टफोलियो के रिटर्न के साथ उसके इनफ्लो का क्या कोरिलेशन है। और उसमें उन्होंने पाया कि जब जब रिटेल के पोर्टफोलियो में उसके जो ट्रेलिंग रिटर्न होते हैं, यानी कि 1 साल का जो रिटर्न होता है वो 0% से नीचे आना शुरू होता है, तो वो पैसा मार्केट से निकाल लेता है और फ्रेश फंड मार्केट में नहीं लगाता है। तो 10 साल के डेटा पर उन्होंने ये एनालिसिस किया और ये पाया कि उसमें से जो है कुछ महीनों में उन्हें ये एक्सेप्शन देखने को मिला 2015 और 16 में। लेकिन ज़्यादातर टाइम पर ऐसा हुआ कि जब उसके रिटर्न जो है 12 महीने के रिटर्न 0% से नीचे जाने लगे हैं तो उन्होंने मार्केट से हाथ खींच लिया। और अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही आपको जो डेटा दिखाया वो भी हमें यही कहानी दिखाता है। अगर हम निफ्टी का रिटर्न देखें तो अभी 7% का रिटर्न दिखा रहा है, और जैसे जैसे ये रिटर्न नीचे जाता जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी है कि रिटेल का विड्रॉल शुरू हो जाएगा या वो अपने फ्रेश फंड्स को मार्केट में लगाना बंद कर देगा। दूसरा जो फैक्टर है जो रिटेल इनफ्लोज को इंपैक्ट करता है वो है वोलेटिलिटी। और दोस्तों रिटेल को जो है वोलेटिलिटी पसंद नहीं है। वोलेटिलिटी यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, और उसकी वजह से जो एक इंडिकेटर होता है VIX वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। और जब जब हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि जब जब विक्स बढ़ता है या वोलेटिलिटी बढ़ती है तब तब जो है रिटेल का पैसा बाजार में आना कम हो जाता है। तो 2014, 2016 और 2018 में जो है वोलेटिलिटी कम थी, और जेफरी के रिसर्च में ऐसा पाया गया कि उन सालों में जो है रिटेल का काफ़ी पैसा मार्केट में आया। और वहीं 2013 और 2020 में जो है वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और उस दौरान जो है रिटेल का पैसा मार्केट में कम आया। अगर दोस्तों आपको याद होगा कि 2020
में अगर आप देखें, जब कोरोना आया था और उस वक्त मार्केट में क्रैश हुआ था, उसके बाद फिर रिकवरी हुई थी, फिर थोड़ी गिरावट हुई थी, तो ये उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा था। उस वक्त रिटेल इन्वेस्टर्स और रॉबिनहुड जो साइडलाइन पर बैठे हुए थे, वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे, और जैसे जैसे मार्केट संभलता गया, धीरे धीरे चढ़ता गया, उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और तब वो निकल कर आए और काफी मात्रा में उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया। तीसरा जो फैक्टर इंपैक्ट करेगा वो है इंटरेस्ट रेट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम थे मार्केट में, और लोगों का जो पैसा एफडीज वगैरह में होता था, उन्हें लगता था कि हमें तो यहाँ पे कोई रिटर्न मिल नहीं रहा है, और इसी कारण वो जो है तरह तरह के एवेन्यूज तलाशते थे जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सके। और ये एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से वो पैसा निकाल कर, एफडी से पैसा निकाल कर म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाया। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी रेट्स बढ़ गए हैं, एफडी के रेट्स भी बढ़ गए हैं, और आज के टाइम पे अगर आप देखिए तो बैंक वाले फ़ोन कर करके आपको बोल रहे हैं कि सर एफडी में लगा लो, एफडी में लगा लो। और 1.5-2 साल पहले तक सिचुएशन क्या थी कि सर म्यूचुअल फंड में लगा लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो। तो जो ये पूरा साइकिल है वो अब चेंज हो गया है। और बैंक वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इंटरेस्ट रेट्स आगे भी बढ़ेंगे, तो वो चाहते हैं कि कम रेट पर वो एफडी करवा लें, ताकि उनको जो पैसा है कम रेट पर उनके पास आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो एफडी के लिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक और इससे रिलेटेड मैं इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि एक तरीके का फिक्स्ड डिपॉजिट ही होता है, और ज़्यादातर जो है बड़े इन्वेस्टर्स ही इसको खरीदते हैं, और ये बैंक से खरीदा जाता है, और इसमें म्यूचुअल फंड्स काफ़ी मात्रा में सीडीज खरीदते हैं, यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो आप जो पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, वो स्टॉक मार्केट के अलावा डेट मार्केट में भी लगाते हैं और इन सीडीज में भी लगाते हैं। तो जो पैसा म्यूचुअल फंड का सीडीज में जा रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, वो करीब 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अक्टूबर में जो 48,000 करोड़ का जो टोटल सीडीज में इन्वेस्टमेंट होता था, वो अब बढ़ के 1.76 लाख करोड़ हो गया है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा पैसा जो है फिक्स्ड रिटर्न में जा रहा है। और अभी तो दोस्तों जो है, अगर आप देखिए, इंटरेस्ट रेट बहुत ही मामूली सी बढ़त हमें देखने को मिली है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी जनता जो है अपना पैसा मार्केट से निकाल कर जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे ही लगाएगी। और चौथा जो फैक्टर है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू जेफरीज रिसर्च, वो है रियल एस्टेट प्राइस। तो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स और खास करके मिडिल क्लास लोग जो है रियल एस्टेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हर मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है एक रियल एस्टेट खरीदने का, एक घर खरीदने का उनका सपना होता है, और जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उनकी रिसर्च के हिसाब से ये पाया गया है कि जब जब जो है रियल एस्टेट के प्राइजेस बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ दिखता है, तब तब जो है रिटेल का पैसा मार्केट में कम आता है। अगर आप पिछले कई सालों से देखें तो रियल एस्टेट के प्राइजेस में कोई बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं हो रही है। मोर और लेस जो है प्राइजेस सेम लेवल पर हैं, और कई जगह गिरे भी हैं। ऑफ कोर्स जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्राइजेस हमेशा बढ़ते हैं। लेकिन कोविड के आने के बाद से एक हमें रियल एस्टेट मार्केट में हलचल देख रही है, और प्राइजेस जो है वहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि जैसे जैसे रियल एस्टेट मार्केट के प्राइजेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे काफ़ी पैसा जो है रियल एस्टेट मार्केट पे भी जा सकता है। और आप जानते हैं दोस्तों, रियल एस्टेट में जब कोई पैसा लगाता है तो बड़े अमाउंट लगाता है, उसकी वो ईएमआईज को कन्वर्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हर महीने पैसा देते रहते हैं। तो आगे के बाजार का जो डायरेक्शन होगा वो यही फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर से डिसाइड करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, एफआईआईज तो माल बेच के जा रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि अगले 1.5-2 साल तक तो वो वापस आने वाले नहीं है। क्योंकि अगर उन्हें
कुछ महीनों बाद ही वापस आना पड़ता तो वो सेलिंग करके नहीं जाते। तो आइए दोस्तों अब इस पूरे डिस्कशन को समराइज करते हैं। तो इसमें से जो खास बातें क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज तो ये कि रिटेल अभी भी खरीद रहा है, हालांकि उसके खरीदने की स्पीड कम हुई है। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें मार्केट का परफॉर्मेंस देखना है तो हमें इंडेक्स से बाहर देखना पड़ेगा और ब्रॉडर मार्केट को देखना पड़ेगा, और आप अपने पोर्टफोलियो को ही देखेंगे तो वो आपको सही स्टेट दिखा देगा। और तीसरी चीज ये कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे मार्केट में आने वाले पैसे की भी, रिटेल मनी की कमी हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जहां तक मार्केट की बात है तो मार्केट इस वक्त 16,000 लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हमें उसमें बढ़त देखने को मिल रही है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और मैं जल्दी ही आऊंगा एक फ्रेश वीडियो लेके जहां पर हम मार्केट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे अगर मार्केट यहां से 10-15% गिर जाता है तो आपका क्या एक्शन होगा? क्या आप खरीदेंगे या आप मार्केट से निकलेंगे? तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊंगा एक और नए वीडियो के साथ।